14 अप्रैल को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हो जाती है। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है और अब 16 जनवरी को सैफ अली खान पर चाकू से हमला हो जाता है। यह सब कुछ मुंबई में नहीं होता है, मुंबई के दिल कहे जाने वाले बांद्रा में होता है, जो कि बहुत ही पॉश इलाका है, जहां पे सुरक्षा व्यवस्था आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा कड़ी होती है। और ये सब कुछ ऐसे समय में होता है जब महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री के पास होती है, तो सवाल उठना लाजमी होता है। और यही वजह है कि विपक्षी पार्टी इस बार काफ़ी ज़्यादा हमलावर हो जाती है और ख़ास तौर से भाजपा के नारा को ही आधार बनाती है कि एक हैं तो सेफ हैं, यहाँ तो कोई सेफ ही नहीं। इस तरह का बयान आ रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। लेकिन सिर्फ ऐसी घटनाओं की वजह से क्या पूरे महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना ठीक है या फिर मामला कुछ और है? आज हम आवाज़ अड्डा में करेंगे इस पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ होंगे विशेष मेहमान, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। गुरुवार सुबह मुंबई जागी सैफ अली खान पर जानलेवा हमले की खबर के साथ पता लगा कि आधी रात को सैफ के घर कोई चोरी करने की नीयत से घुसा था। नौकरानी से बकझक चल रही थी। इतने में सैफ अपने कमरे से निकले और चोर से भिड़ंत हो गई। चोर ने सैफ पर चाकू से हमला किया। 2 बजे रात को अस्पताल लाए गए सैफ के शरीर पर 6 जख्म थे। डॉक्टरों का कहना है कि इलाज के बाद सैफ खतरे से बाहर हैं। Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudva as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. घटना की सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक की टीमें जांच में जुट गईं। सीसीटीवी फुटेज से एक आरोपी की पहचान भी कर ली गई है। मुंबई पुलिस कह रही है कि अभियुक्त के पकड़े जाने पर ही डिटेल मिलेगी। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर सैफ के फैंस तक इस घटना से हतप्रभ हैं। सबको लग रहा है कि कोई चोर सैफ जैसे सेलिब्रिटी पर जानलेवा हमला कैसे कर सकता है। सवाल है कि सैफ के साथ असल में क्या हुआ। कुछ सेलिब्रिटीज और केजरीवाल, संजय राउत जैसे विपक्ष के नेताओं ने मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पिछले अप्रैल में सलमान खान के घर पर गोलीबारी हुई थी। वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं। पिछले अक्टूबर में सलमान के करीबी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय भी है, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि मुंबई और खासकर वहां रहने वाले सेलिब्रिटी कितने सेफ हैं। आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे आवाज अड्डा में, और हमारे साथ हैं विशेष मेहमान बीजेपी के राजीव पांडे, शिवसेना यूबीटी के नेता किशोर तिवारी जी, कांग्रेस की प्रवक्ता चित्रा बाथा, महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी प्रवीण दीक्षित जी, और कुछ ही देर में जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार मयूर पारिक और न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी चैनल के विवेक गुप्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में और मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। शुरुआत भाजपा के राजीव पांडे जी से करेंगे। राजीव पांडे जी, घटनाएं इक्के दुक्के हो रही हैं, लेकिन सलमान खान, बाबा सिद्दीकी और अब जाके सैफ अली खान, लोग एक सवाल पूछते हैं कि आखिर मुंबई में क्या हो रहा है? इतने वीआईपी इलाके में इस तरह की घटनाएं आसानी से अंजाम दी जाती है, कम से कम खौफ तो होना चाहिए प्रशासन का। देखिए लक्ष्मण जी, इस बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पर जो पॉलिटिकल इश्यूज है ये बिल्कुल गलत है। देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि राजनीति करने के लिए और चीजें हैं, ये राजनीति का विषय नहीं है। अब आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर, आपको गौर करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर को आपको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। एक लॉ एंड ऑर्डर वाली ये सिचुएशन होती है कि जब कोई बहुत बड़ा एक गैंग ऑपरेट करता है, जैसे आपने मुंबई के बारे में देखा होगा कि कैसे यहाँ
बड़े बड़े गैंग लॉर्ड्स थे, बाहर के अंदर से इसको कोऑपरेट करते थे, या कोई नक्सल गैंग या आतंकवादी गैंग, इनका ना एक तरीका होता है काम करने की, इनके एक लिंक होते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2014 की बात मैं कर रहा हूँ, देश में जब से मोदी जी की सरकार थे, इस प्रकार के जो क्रिमिनल एक्टिविटी थे, इस पर पूरी तरीके से लगाम लग गया। अगर आप मुंबई याद हो तो जिस प्रकार से 2014 से पहले हर साल यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, हर साल लोगों से फिरौती, आपने कोई घटना सुनी है फिरौती की पिछले 10-11 सालों में? हिम्मत नहीं है। बीच में 2 साल में जरूर वो फिर से शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं। अब जो इंडिविजुअल क्राइम, अगर आप अभी यहाँ पर शो करने के बाद बाहर निकले और आप कोई क्राइम कर लेते हैं, उसको डेटर करना और उसको रोकना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए जहां पर कैपिटा पुलिस की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे आप यूएसए से कंपेयर करिए, यूरोप से कंपेयर करिए, तो मैं आपको कह रहा हूं पूरी दुनिया की सबसे, जहां 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला कोई भी शहर है, उसमें मुंबई सेफेस्ट प्लेस है अक्रॉस द ग्लोब। मैं कह रहा हूं जहां पर कैपिटा पुलिस हो सकता है कि यहां से 10 गुना हो, मैं वहां से भी बात कर रहा हूं। लेकिन इससे यह मतलब नहीं होता कि जो एक घटना हुई है इस पर पुलिस को काम करना पड़ेगा, पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरा मेरा पॉइंट है, पहला तो ये होता है कि क्राइम 2 प्रकार से, किस प्रकार से होता है, और हम एक क्रिमिनल केसेस जब हम करते हैं तो वहां भी है। दूसरा जो है ना, इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत डीप होना चाहिए। 12वीं फ्लोर पर एक आदमी पहुंच जाता है, विदाउट एनी प्रॉब्लम वो घर में घुस जाता है। राजीव पांडे जी, इस पे मैं आऊंगा आपके पास। ये एक बड़ा सवाल ये है, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया पांडे जी, मैं इस पे आऊंगा। लेकिन मैं किशोर तिवारी जी हमारे पास हैं, शिवसेना यूबीटी के नेता हैं, उनके पास जाता हूं। किशोर तिवारी जी, जैसा कि राजीव पांडे कह रहे थे कि 14 के बाद कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसी घटना नहीं हुई, कोई भी फिरौती जैसी घटना नहीं हुई। हालांकि जो भी घटना हुई निंदनीय है, उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन आइसोलेटेड मामले को इस तरह से तहकीकात करना चाहिए, लेकिन इसको पूरे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा करना सही नहीं है। आपके नेता कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है के नारे के साथ है, यहां तो कोई सेफ नहीं है। पहले पुलिस के अंदर नौकरी करते हुए कैसे आदर्श स्थापित करना, और इतना नहीं, इंस्पेक्टर आईपीएस अधिकारी बनकर डीजी लेवल तक जाना, और वो आदर्श स्थापन करने वाले प्रवीण दीक्षित आज तुमने कार्यक्रम में बुलाए, जिनके हाथ में आखिरी तक डंडा था, अभी तो कैसे 5 स्टार पुलिस अफसर है, कैसा चल रहा है। अब आपने मुझे कहा लक्ष्मण कि आइसोलेशन में क्यों देख रहे, क्या नागपुर के अंदर क्रिमिनल एक्टिव हो गए, 10 हत्याएं हुई, अमरावती में खुलेआम हत्याएं, पुणे में हत्याएं, और मैं पूछता हूं बीड और परभनी में क्या हुआ। सारा लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। अभी मैं बता रहा हूं वाल्मीकि कराड़ कौन है, मुन्ना यादव फिर से सक्रिय हो गए, कौन है। मुझे एक बताइए, पुलिस ये हिस्ट्री सीटर है ऐसा कहा, हिस्ट्री सीटर है तो हिस्ट्री सीटर का रिकॉर्ड किसके पास होता है, ये एक्टिव कैसे हुई, पुलिस का भय क्यों नहीं है। अब देखिए, आपने ही लक्ष्मण राय बताया, और मैं इस पे बहुत सीरियसली गौर करूंगा कि सलमान खान को गोलियां चलाई जाती है, वो वाटर प्रूफ ग्लास, अपना बुलेट प्रूफ ग्लास लगा के रहने लगे हैं, और उसके बाद मेरे मित्र बाबा सिद्दीकी की हत्या कर ली जाती है, और अब सलमान खान के घर में जानलेवा हमला होता है, और पुलिस का विजिलेंस ही नहीं है। 50% तो प्रवीण दीक्षित जी अभी स्टाफ नहीं है, और 30-30 करोड़ रुपया पोस्टिंग का ले रहे। मैं अभी बता रहा हूं, सारा चोरों का राज आ चुका है। और देखो, जो बीड परभनी में कांड हुए और जो महाराष्ट्र में कांड हो रहे, तो मोबाइल नेटवर्क मंत्रालय में बता रहा है। अब ये कह रहे थे कि सारे बंबई में मोबाइल नेटवर्क चेक कर रहे। अरे पहले जाओ, पहले क्रिमिनल की जो सेंट्रलाइज क्रिमिनल एक्टिविटी का सेंटर है मंत्रालय, वहां जाके देखो। अभी बोलो ये लोगों का संबंध क्यों है, हार्डकोर क्रिमिनल थाना के ले लो, किधर के भी ले लो, दोपहर में मंत्रालय में दिखते हैं। ये कैसा चल रहा है? लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं तो अकाउंटेबिलिटी किसको फिक्स की जाए? मुझे बताइए लक्ष्मण, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे? छोटी मोटी घटनाएं होती, बोलते थे आर पाटिल ने रिजाइन किया था। अब ये लोग सोचते क्यों नहीं?
अरे बम्बई के अंदर कोई क्रिमिनल छींकता भी ये है। आपने किशोर तिवारी जी, आपने एक मुद्दा जो उठाया वाकई कई बार चुभता है। मैं बिल्कुल आपकी बात, मुझे जरा हाँ, नहीं मैं राजीव पांडे जी आपके पास ही आ रहा था। राजीव पांडे जी आपके पास आ रहा है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था जो किशोर तिवारी जी कह रहे थे, वाकई थोड़ा सा मतलब परसेप्शन तो कम से कम खराब करता ही है कि बांद्रा जैसे पॉश इलाके में सलमान खान को बुलेट प्रूफ शीशा अपनी बालकनी में लगाना पड़ रहा है। मतलब उनको भरोसा नहीं कौन आएगा फिर से दोबारा गोली चला दे, तो थोड़ा सा ये तो सवाल उठता है। लक्ष्मण जी, मैंने पहले ही कह दिया ये बात, लेकिन हमारे जो अकाउंटेबिलिटी बड़े भाई है किशोर, अरे रुको यार रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तिवारी जी, देवेंद्र तिवारी जी, फडणवीस को अब रिजाइन उन्होंने मुझसे कराओ। पूछ लिया है। देवेंद्र अरे तिवारी जी, फडणवीस को रिजाइन कराओ। तिवारी जी, इससे किशोर तिवारी जी एक मिनट, राजीव पांडे जी को बोलने देते हैं, फिर आपके पास आऊंगा मैं। किशोर तिवारी जी, एक राजीव पांडे जी को बोलने देते हैं। राजीव जी, देवेंद्र फडणवीस ने रिजाइन करना चाहिए या नहीं चाहिए? देवेंद्र फडणवीस ने रिजाइन करना या चाहिए या नहीं आप चाहिए? चुनाव से पहले भी इसी तरीके से बोलते थे, कुछ फायदा तो हुआ नहीं। आप कह रहे, आपकी सारी बातें गलत साबित हो जाती है। मेरा कहना है ना कि आप बहुत सीनियर आदमी हैं, आप बड़े भाई हैं मेरे, आप इस तरीके से मेरे को बीच में टोका टोकी मत करिए। सुनिए मेरी बात, मेरा ये कहना है कि आपने मुन्ना यादव कौन है? क्राइम वाल्मीकि में क्राइम, मुन्ना यादव कौन है बताओ? अब यह देखिए, कौन है अब इसीलिए आपके पार्टी की यह हालत हो गई। कारण क्या है ना, आप राजनीति कर रहे हैं। लक्ष्मण, मैं क्या गलत पूछ रहा हूँ? नहीं, आप जिसकी भी बात करो ना, मुझे उसके बारे में बात नहीं करना है। आज जो विषय हुआ है, देखिए इस बात को आप समझने का प्रयास करिए। छोटी सी बात मुंबई है जैसे शहर में जहाँ 2 करोड़ लोग रहते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, उसमें आपको ये बड़ा पॉश इलाका है। मैं नहीं मानता कोई पॉश इलाका। मेरा ये मानना है, इस केस की जब गहराई से जांच होगी तो जिस प्रकार से चुनाव के बाद आप कहीं चेहरा दिखाने के लिए नहीं रहे, इसलिए पता चलेगा कि किस प्रकार से उसकी एंट्री हुई है। मैं बहुत बड़े सीनियर अधिकारियों से मेरी बात हुई कि किस प्रकार से इस तरीके से कोई अपना गेट खोल नहीं देता है। पेंट हाउस का गेट ऐसे नहीं खुलता। तिवारी जी, नहीं, ये ठीक है। ये एक सवाल है कि सोसाइटी में कैसे इस तरह की एंट्री हो जाती है। मैं चित्रा बाथम आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी चैनल के संवाददाता विवेक गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। विवेक गुप्ता जी, ये जो सवाल उठ रहा है कि ऐसी सोसाइटी में कैसे कोई शख्स एंटर कर जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, यहाँ पे तो एक शख्स किसी सोसाइटी में जाता है तो 3 बार 4 बार इसको सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होता है, जो रहते हैं उनसे पूछा जाता है। अब तो ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं कि मोबाइल से आप चेहरा देख लीजिए तभी उसको आने दीजिए। तो ऐसे में कैसे कोई घुस जाता है विवेक जी? लक्ष्मण जी, देखिए ये सवाल बहुत जायज है और यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में वो एक्यूज जो है कैसे घुस जाता है। लेकिन जो शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि जो आरोपी है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो दिख रहा है कि वो सैफ अली खान की जो सदगुरु अपार्टमेंट है, काफी हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट है, वहां चले जाता है। शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि बगल की बिल्डिंग में वो किसी तरह जाता है। बगल की बिल्डिंग में वो क्रॉस कर सदगुरु अपार्टमेंट में आता है, जहां पर सैफ अली खान अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। फिर जो फायर एक्सटिंग्विशर की जो पाइपलाइन होती है पानी की, उस पाइपलाइन की मदद से वो 11वें फ्लोर तक चले जाता है। 11वें फ्लोर पे, क्योंकि जो सदगुरु अपार्टमेंट है उसमें 12 फ्लोर है और 6 फैमिलियां रहती हैं। हर एक फैमिली का डुप्लेक्स फ्लैट है, यानी कि 2 फ्लोर उनके रहते हैं। ये डुप्लेक्स फ्लैट में सैफ अली खान का भी डुप्लेक्स फ्लैट है। जो उनके बच्चे नीचे 8वें फ्लोर में थे, उनका भी डुप्लेक्स फ्लोर तक। तो 11वीं फ्लोर तक विवेक जी वो पाइपलाइन से चला जाता है 11वीं फ्लोर तक। इसका मतलब उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ वही फ्लोर रहा होगा और उसको पता होगा कि इस फ्लोर में कौन रहता है। हमारे साथ पूर्व डीजीपी प्रवीण दीक्षित जी हैं, एक बार उनसे मैं इस पे एक्सपर्ट कमेंट लेता हूं। प्रवीण सर नमस्ते। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह के केस के डिटेल आप आ रहे हैं अब तक छन करके, और जैसा हमारे सहयोगी विवेक जी बता भी रहे थे, आपको मामला जिस तरह से दिख रहा है वैसा ही है कि इसमें लगता है कि मामला और ज्यादा पेचीदा हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक तो जो अटैकर है उसने कौन से गेट से एंट्री की है ये पता लगाना जरूरत है। अगर उसने फ्रेंडली एंट्री के नाते जो मेन गेट है जहां सीसीटीवी लगे हुए हैं, जहां गार्ड्स लगे हुए हैं, वहां से अगर अंदर आया है तो ये ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये कहते हैं कि जैसे ये कोई साइड की बिल्डिंग से, लेकिन वो साइड की बिल्डिंग से आया होगा नहीं होगा वो तो स्पॉट पर देखना पड़ेगा, क्योंकि जो विजुअल्स मैंने आज देखे हैं उससे तो ऐसा लगता नहीं कि वो साइड की बिल्डिंग से अंदर आ सकता है।
हो सकता है कि वो जो एस्केपिंग है, वो एस्केपिंग के लिए उसने स्टेप्स जरूर इस्तेमाल की है, लेकिन वहाँ 11वें मंजिल तक वो शायद पहले ही गया होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि वो 2 घंटे पहले भी उसका सीसीटीवी फुटेज नहीं था। हो सकता है कि वो उससे पहले ही बिल्डिंग में आया है और कोई जस्टिफाइड रीजंस के साथ अंदर घुसा होगा, और उसके बाद वही रुक जाके वहाँ बैठा है, और जब उसको मौका मिला तो 2 या 2:30 बजे तक उसने रुक के फिर ये अटैक किया है। उसका मतलब यही होगा कि उसने मिनिमम रेजिस्टेंस टाइम जो है वो सिलेक्ट किया है। सवाल यह है कि जब वो जा रहा था तो जाते समय अगर वो मेन गेट के थ्रू बाहर गया है तो गेट के जो गेटकीपर है, गार्ड्स है, उन्होंने उसको कैसे रोका नहीं? उस समय उसने उसको पूछना जरूरत है कि तुम कौन हो, कहाँ से जा रहे हो, क्यों कौन आए हो? हो इधर। वो कुछ उसमें नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स है हर बिल्डिंग की, सोसाइटी के, एक तो उनको बहुत सख्ती से चेक करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो गार्ड्स रहते हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं रहती है, वो उनकी उम्र ज्यादा रहती है, उनकी नजर ठीक नहीं रहती है, और ऐसे लोग वहाँ गार्ड करके बैठे रहते हैं। अभी आपको पता है कि कुछ कुछ जगह में वो गार्ड्स ने ही बहुत सीरियस ऐसे इंसिडेंट्स किए हैं। क्राइम करते हैं। दूसरी बात है कि जो ये आदमी अगर बाहर से आया भी है तो बाहर के जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी चेक हो गए, किए हो गए, और उसमें जरूर देखना चाहिए। लेकिन खाली सीसीटीवी पर भरोसा रख के नहीं चलेगा। मैं तो ये कहूंगा कि सीसीटीवी के साथ ही पुलिस है, पुलिस के साथ पूरा समाज उसमें जोड़ना जरूरत है। जैसे हमने वो पुलिस मित्र की योजना चलाई थी कि जिसमें हर आदमी वहाँ का जो रहने वाला है वो अगर कोई स्ट्रेंजर दिखाई देता है तो उसको पूछता है, उसको सवाल करता है कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। उससे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने प्रिवेंट भी कर चुके थे। लेकिन ये जो समाज और पुलिस के बीच में जो पूरा एक गैप है, वो गैप बहुत डेंजरस है। अब वो जो गैप है वो जब जैसे जैसे हम कम करना चालू करेंगे तब ये लॉ एंड ऑर्डर भी सुधरेगी और क्राइम भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये गैप कैसे कम किया जाएगा, ये एक चर्चा का विषय होगा जो आगे आपके पास आऊंगा सवाल लेकर के। चित्रा बाथम हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपके पास आता हूं। फिर मयूर पारेख जी भी जुड़े हुए हैं जो कि मुंबई के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। चित्रा, इस तरह के मुद्दों पे, संवेदनशील मुद्दों पे जिस तरह के कमेंट आ रहे हैं, राजनीतिक कमेंट, तो आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों पर राजनीति करने से बहुत कुछ हासिल होगा? चूँकि जैसा बता रहे थे राजीव पांडे कि ये तो चीज़ें इक्का दुक्का होता है, चलता रहता है, या फिर राजनीतिक दबाव बना करके मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने में कामयाब हो पाएगी विपक्ष? नमस्ते लक्ष्मण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए, राजीव पांडे जी तो उनकी जो पार्टी है उन्हीं का लाइन वो बोल रहे हैं। यहाँ पे तो देश में कोई भी घुस आता है तो प्रधानमंत्री कह देते हैं कि सब चंगा सी, और इसी वजह से ऐसी गंभीर जो घटनाएं भी होती हैं तो उसमें भी राजीव पांडे जी कह देते हैं कि इक्का दुक्का घटनाएं हैं, वो होता रहता है, सब चलता है। इस तरीके से मुंबई में हमला पे हमला होता रहे, लॉ एंड ऑर्डर ये भ्रष्ट होता रहे, फिर भी सब चलता है। मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स मेंशन करना चाहूंगी। अभी एक मिनट मेरे बीच में मत बोलिए आप राजीव पांडे जी। मैंने जो आप बोल रहे हैं बोला जिस तरीके से अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है, और दीक्षित साहब ने भी बताया कि वो व्यक्ति एक इनसाइडर जॉब हो सकता है जो वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट था उस बिल्डिंग के अंदर, और वो 2-3 घंटे ताक लगा के ये पूरे कांड को अंजाम देने के लिए बैठा था। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि ये हेट क्राइम भी हो सकता है या नहीं? आपने जैसे देखा कि कुछ दिन पहले तैमूर जो उनका छोटा बच्चा है उसको लेकर किस तरीके के बयान यहाँ पे हमारे देश के अंदर बड़े बड़े लोगों ने बोलने की कोशिश करी और सांप्रदायिकता का एक वातावरण क्रिएट करने की कोशिश करी। अरे बाप रे, आपने तो पूरा डिबेट को एक नए लेवल पे लेकर चले गई। नहीं लक्ष्मण जी, मुझे जवाब देने दीजिए। ये तैमूर का एक मिनट, और अगर ये चित्रा बाथम 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बात, सैफ अली खान जी पे जब ये हमला हुआ, उनके बेटे इब्राहिम अली खान ने उनको ऑटो रिक्शा से लीलावती हॉस्पिटल पहुंचाया, उनका ड्राइवर भी मौजूद नहीं था। रात के 2:30 बजे उनपे जब ये हमला हुआ तो उनको ऑटो से लेके जाया गया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उनका ड्राइवर कहाँ था?
ये पूरी तरीके से एक साजिश है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा है। मैं आपको तीसरा आंकड़ा पेश करना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि बस एक मिनट बात समझिए, एक मिनट आपको रोक दूं। नहीं, ये जवाब आपसे लूंगा, जवाब से नहीं, मैं जरा जवाब ऐड तो आपसे कर लेता लूंगा, हूं। चूंकि अरे, हाँ, एक मिनट किशोर तिवारी जी भी ऐड कर देते हैं, फिर राजीव पांडे जी बोले। हाँ, एक मिनट किशोर तिवारी जी भी ऐड करते लगे। हाँ, आप ऐड कर दिए, फिर पांडे जी से जवाब लेंगे, लंबा जवाब दीजिएगा पांडे, चिंता मत करिए। हाँ, देखिए, एक समीर वानखेड़े पैसे वसूल करता था, तो उन्होंने चूज किया था शाहरुख खान को, और अभी सलमान खान को चूज किया गया। उसके बाद बाबा सिद्दीकी को मारा गया, और अभी सैफ अली खान को किया गया। और आप देख रहे हैं ना कैसे हिंदू मुसलमान का बहुत ही द्वेष पैदा किया जा रहा है। तो चित्रा जी बहुत सीरियस टॉक में है कि क्या ये हिंदू मुसलमान करने वाले किसी के भी घर पे चढ़ के झंडा लगा के बोलते कि यहाँ मंदिर था, ये सब लोगों की जवाबदारी है। और इसके वजह से अगर मारने वाला फिर इसको अरेस्ट करेंगे और जय श्री राम बोलेगा, तो ये राजू पांडे कहाँ मुंह छुपाएंगे? अरे ये जहर आपने ही फैलाया है भैया। किशोर तिवारी जी, एक मिनट जरा, ये मामला बहुत ही संवेदनशील पहलू की तरफ जा रहा है। राजीव पांडे जी, आपके पास मैं आऊंगा इस दोनों वक्ताओं के जवाब लेने के लिए। हमारे साथ काफी देर से मयूर पारेख जी इंतजार कर रहे हैं। मयूर पारेख जी, मैं कमेंट आपसे चाहूंगा, ओपनिंग कमेंट ही आपके लिए होगा। ये जिस चश्मे से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, आपको लगता है कि चश्मा सही है? और दूसरा कि जिस इलाके में ये सारी घटनाएं होती हैं, वहाँ पे क्या पुलिस की मुस्तैदी उतनी नहीं होती है क्या, कि लोग इतना बेखौफ रहते हैं? यहाँ तो लोग पुलिस ना भी रहे, सिर्फ बैरिकेड लगा दे, उतने से काम चल जाता है। देखिए, मुंबई शहर की जो पुलिस है, उसे नेक्स्ट टू स्कॉटलैंड यार्ड ऐसे ही नहीं कहा जाता। आप मुंबई शहर का पूरा क्राइम रेट डेटा और डिटेल्स और इंफॉर्मेशन जो है, वो किसी भी व्यक्ति को इस बड़े विषय पर बात करने से पहले देखना जरूरी है। मुंबई पुलिस का भले ही संख्या बल 40,000 का हो, लेकिन मुंबई पुलिस की जो उपलब्धियां हैं वो बहुत बड़ी हैं। और मुंबई शहर में जिस तरह से इस समय ये क्राइम की घटना हुई है, जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी हो या उद्धव ठाकरे उबाठा शिवसेना की बात हो, वो अपनी बात रखेंगे पॉलिटिकली। लेकिन क्राइम दो तरीके के होते हैं, एक होता है पब्लिक क्राइम और दूसरा होता है हेट क्राइम, प्राइवेट क्राइम। ये अलग अलग टाइप्स के क्राइम होते हैं, इसके लिए आपको क्रिमिनोलॉजी पढ़नी होती है। मुंबई सिटी ने कई तरीके के क्राइम्स देखे। मुंबई सिटी में सीरियल ब्लास्ट भी हुए हैं, और वो लगातार हुए हैं, हर साल हुए हैं। और वो पब्लिक क्राइम जब हुआ था और पब्लिक क्राई जो हुआ था, वो भी देखा है। जहां तक सैफ अली खान इनके घर के ऊपर जो उनके घर के अंदर जो वाकया हुआ है और जो वारदात हुआ है, उसमें दाल में काला कुछ है, ये बात पक्की है। लेकिन ये पानी कितना गहरा है, ये मामला किस लेवल तक जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय प्रवीण दीक्षित जी, जो कि पूरे के पूरे महाराष्ट्र की पुलिस जो है, उनका जिम्मा उनके पास था, उन्होंने जिस तरीके से पूरे की पूरी बात को एक इन्वेस्टिगेशन का पर्सपेक्टिव दिया है, उससे एक बात तो साफ हो रही है कि 11वें माले की एक खिड़की से या एक दरवाजे से एक व्यक्ति अंदर जाता है, तो वो 10 पे क्यों नहीं गया, 12 पे क्यों नहीं गया? वो ठीक वहीं गया, और वहां जाने के बाद वो आदमी यहां से छिटक के निकल भी गया। कहने का सीधा मतलब ये है कि ये जो पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा वाकया हुआ है, इसे अगर हम दो कम्युनिटी के बीच की दरार के रूप में देख लें, तो ये बड़ा ही शर्मनाक होगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर किसी क्रिमिनल को आप अगर विक्टिम व्यक्ति को अगर किसी जात के साथ जोड़ेंगे, तो आपको यहां से आगे क्रिमिनल्स को भी किसी जात के साथ जोड़ना पड़ेगा। एक क्राइम की घटना है, उस क्राइम की घटना का किसी जात पात और संप्रदाय से भला क्या संबंध? अगर यही बात अगर कोई करेगा और इसी तरह के मुद्दे निकालेगा, तो सबसे पहले आप जो है 93 ब्लास्ट की, या जो मुंबई के लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुई, या वो, या फिर झवेरी बाजार में जो ब्लास्ट हुए, वो, उनमें जो एक्यूज्ड हैं उनके नाम पढ़ के सुना दीजिए। यहां पे जो अक्यूज्ड हैं उनके नाम पढ़ेंगे,
तो एक कम्युनिटी की तरफ इशारा जाएगा, और अब अगर एक बिल्कुल, विक्टिम की तरफ आप जाएंगे तो वो भी एक हाँ। कम्युनिटी की तरफ इशारा करेगा। नहीं, बिल्कुल बात विक्टिम तो crime विक्टिम है, वहां पे आप क्राइम बात पे crime जाइए, है, आप उसमें उसके जात कास्ट और पे पात जाने कहां के से आई? हाँ, लेकिन चूंकि